चलो एक मिनट, चलो बेटा कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन आपका? 14 तक हो गया था ना। कल बैलेंस शीट के बारे में मैंने थोड़ा आपको समझाया था, याद किया था कल का? करंट एसेट्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट का नॉर्मली फॉर्मेट देख देते हो आपका। यहाँ पे देखेंगे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बैलेंस शीट्स कैसी होती है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। बेटा सबसे पहले यहाँ पर अपन लेते थे कैपिटल, याद है? कैपिटल का मतलब क्या होता था, मीनिंग क्या है कैपिटल की? इन्वेस्ट करते हैं मनी या हाँ, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब पूंजी से आज से कैपिटल से का मीनिंग होता है वो पैसा जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, है ना। लेकिन यहाँ पर चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका उद्देश्य क्या है कि लाभ कमाना नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हम इसको कैपिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस के लिए आप ओनर नहीं लगा। लाइक मुझे एनजीओ ओपन करना है, क्या एक एनपीओ ओपन करना है, ठीक है, और मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, मुझे समाज सेवा करना है, बच्चों के लिए करना है, किसी और ट्रस्ट के लिए काम करना है, तो ये मेरे लिए कैपिटल नहीं कहलाएगी। इसके लिए क्या बनाया जाएगा? कैपिटल फंड, है ना। एक बिजनेसमैन कैपिटल अकाउंट बनाता है और एक नॉन का बिजनेसमैन क्या होता है? कैपिटल फंड बनाता है। इसके अलावा कोई और फंड होगा वो भी इसमें जुड़ जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स फंड है या कोई सा और फंड मिलेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं? सरप्लस। यहाँ पर हम प्रॉफिट ना बोलते हुए, नेट प्रॉफिट ना बोलते हुए सरप्लस का यूज करेंगे। कोई एडिशनल फंड बता दिया ना, कोई और फंड होगा उसको भी अपन क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। सर इसमें ड्राइंग तो नहीं हो सकती कि कोई भी एनपीओ हाँ, ड्राइंग्स वही होगी। पर्सनल यूज के लिए आप निकाल नहीं सकते हो, निकाल। कोई डेफिशिएंसी होगी, लॉस होगा तो उसको माइनस भी कर सकते हैं, है ना। इसका नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे कर देंगे ना, और करंट लाइबिलिटीज की का लिस्ट में बता चुका था आपको। यहाँ पे असेट्स में फिक्स असेट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल इसमें नहीं होगी, ठीक। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? व्हीकल्स, ना। ये क्या जाएगी? फिक्स असेट्स। और करंट असेट्स में अपन ने देख लिया था पहले, करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ना। स्टॉक, लोन नहीं आएगा, लोन सिर्फ आता है लाइबिलिटीज में। अच्छा हाँ सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड
एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड इनकम। इनकम और बिल्स रिसीवर्स, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं आएगा BR, ठीक है। वैसे ये चीजें नहीं आती, लेकिन मैं दोनों का कंबाइंड बता रहा हूँ, कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों का। बैलेंस शीट में नॉर्मली ये चीजें आती है, लाइबिलिटीज में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि डेटर्स भी नहीं आते ना, डेटर्स में जिसको आप सेल कर रहे हो, सेलिंग बाइंग सेलिंग नहीं होती इसमें, या बाइंग सेलिंग भी होगी तो क्या इनका प्रॉफिट मतलब मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। पेज नंबर 46 पे, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब। आपको बताना है इंडियन क्लब की मतलब जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं इनको आप फाइनल अकाउंट में कैसे शो करोगे। बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स फंड इस साइड शो होगा, है ना, बैलेंस शीट के असेट साइड में, और स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट है असेट साइड में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस है ना। फिर डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये कौन सा डोनेशन है, अपन ने जो टाइप का डोनेशन पढ़ा था, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, तो ये स्पेशल डोनेशन है, ये स्पेशल डोनेशन है। स्पेशल डोनेशन की डेफिनेशन क्या, ऐसा दान, ऐसा डोनेशन जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया है, ऐसे डोनेशन को क्या कहा जाता है, स्पेशल डोनेशन। इसका उद्देश्य क्या है इस डोनेशन का, कि केवल स्पोर्ट्स फंड पे ही, मतलब आप ये पैसे लो, इस पैसे का उपयोग क्या करोगे, आप केवल बच्चों को खेल खिलाने के लिए करोगे, है ना, मतलब इस पैसे का उपयोग केवल स्पोर्ट्स में ही किया जाएगा, अदरवाइज किसी और में नहीं कर सकते, ये स्पेशल डोनेशन है। अब इस डोनेशन के में देखो, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन करवा ली, खर्चा माइनस होगा, डोनेशन रिसीव कहाँ पर आएगा, डोनेशन मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या रखा, स्पोर्ट्स के प्राइस दिए, ये भी माइनस होगा, और इनकम हुई है फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से। चलो बना लेते एक बार, बैलेंस शीट में शो कर देते। बस तो शो करने के लिए कहा कि कहाँ पे क्या शो होगा बताना आपको। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड्स में बता देते हैं हम। स्पोर्ट्स फंड 2,40,000 का आपके पास था। अब आपको लग रहा है पिछले साल का फंड था, इस पैसे का क्या करूं, मेरे पास 2,40,000 है बहुत सारा, तो आपने क्या करा, इसी पैसे को कहीं बैंक पे FD में डाल दिया आपने। इसको आपने कहाँ पे डाल दिया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से डाल दिया, स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट। अब ये हमारी असेट्स हो गए 2,40,000। अब आपके एनपीओ में कुछ पैसा नहीं है, 2,40,000 आपने बाहर आउटसोर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इसका इस साल आपको और डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के नाम से, है ना, कितना, 1,08,000। यहाँ पर आपको डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितने का, 1,08,000 का आपको मिला है ना। इसको भी लाइबिलिटी साइड ही बताएंगे क्योंकि फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है। इससे आपका स्पोर्ट्स फंड बढ़ गया है, ध्यान रखना। स्पेशल डोनेशन मिल रहा है फंड के नाम से तो ये कैपिटलाइज होता है और कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, मैंने भी बताया था स्पेशल फंड। लेकिन 1,08,000 में से एक्चुअल में भी आपके पास कितना है, लाइक मैं हूँ, मैंने आपके एनजीओ को दे दिया 1,08,000, लो इस साल बच्चों को और आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा लेना। हो सकता है स्पोर्ट्स क्लब हो, लाइक दिस अटल बिहारी स्टेडियम, वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती है, सिर्फ वॉलीबॉल का है, क्रिकेट का है, चलता है ना। तो वहाँ पे कहाँ से फंड आता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, कुछ प्राइवेट पॉलिटिक्स लीडर्स भी दे देते होंगे। तो ये क्या होगा, स्पोर्ट्स फंड मिला है 1,08,000 का। अब आपने इस 1,08,000 में से क्या करा, स्पोर्ट्स से कॉम्पिटिशन करवा दिए बहुत सारे,
तो उसका कितना एक्सपेंस हुआ 42,000, 42,000। तो इसमें से लेस कर देंगे, है ना, क्या आएगा, स्पोर्ट्स कंपटीशन एक्सपेंसेस ऑन कंपटीशन, कितने का 42,000, 42,000 का तो ये हो गया। और देखो, अब कंपटीशन कराया तो कुछ विनर्स आए होंगे, मैन ऑफ द मैच बने होंगे, मैन ऑफ द सीरीज बने होंगे, विनर्स टीम्स को दिया होगा, सभी प्लेयर्स को कुछ पेमेंट दिया होगा, तो 60,000 के आपने प्राइस बांट दिए, तो ये भी आपके पास से माइनस होगा। लेस प्राइस, है ना, अवॉर्डेड, कितने का 60,000 का तो आपने प्राइस अवॉर्ड कर दिया, दे दिया। एक्चुअल में आपके पास फंड कितना बचा, 6,000 का बचा, लेकिन आपने टूर्नामेंट करवाया था तो ऑडियंस भी आई थी, ठीक है, आपने टिकट चार्जेस रख रखे होंगे आपके, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या करा था, कुछ ऑडियंस आए होंगे तो वहां से आपने टिकट चार्जेस करे होंगे, ठीक है, तो वहां से आपको कुछ और इनकम हुई है, या सॉरी इस पे लिखा इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करा था आपने 1 ईयर का, तो 1 ईयर से आपको रिटर्न मिला होगा 2,40,000 का, आपको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, जिससे आपका फंड इंक्रीज हो गया। आपने फंड को तो स्टेबल कर दिया, देन जो एडिशनल इनकम उसको आपने क्या करा, इसमें इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इनकम हुई है फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितने की 26,000, 26,000 की, ठीक। तो 2,40,000 का पहले फंड लाइबिलिटीज में था, देन आपने 32,000 का फंड और इंक्रीज कर लिया, अरेंज कर दिया। फाइनली अब आपके पास कितना हो गया स्पोर्ट्स फंड, 2,72,000, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अभी टोटल नहीं होगा, हमने बैलेंस शीट हमें देख रहे कि इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट अभी पूरी बनेगी, देन दोनों मैच होगा, है ना। अभी हम केवल एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन देख रहे हैं, सर इन कैलकुलेशन को हम कहाँ और कैसे शो करेंगे, ठीक है। वापस से ध्यान रखना बेटा, फंड हमेशा यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, इससे इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगी इससे हमारा फंड अराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद ये तो पिछले साल का फंड था, इस साल हमें और फंड मिला 1,08,000, इस 1,08,000 से आपने कंपटीशन करवाया, उसके खर्चे घटाए, ठीक है, प्राइस दिए, उसके खर्चे घटे, ठीक है, और जो इनकम आई है उस इनकम को हमने ऐड कर दिया। तो पहले हमारा फंड 2,40,000 का था, अब कितना हो गया 2,72,000 का, 2,72,000 का। इसे केवल आपको शो करना बताना है, ठीक है। उठा लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 था ना, क्वेश्चन नंबर 15। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। इन फंड के नाम चेंज हो सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है आपके एनजीओ का नेचर कैसा है। अब यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट ऑफ माही क्लब। लास्ट में नाम भी पढ़ रहे हैं, माही एक क्लब है, इस क्लब में आपको डोनेशन मिला है प्राइस फंड के नाम से, मतलब इस पैसे का यूज कहाँ से क्या करोगे आप, केवल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने में, इट मीन प्राइस फंड मिला है 1 लाख का, प्राइस फंड 1 लाख का प्राइस फंड है, ठीक है। अब इस 1 लाख के प्राइस फंड में से आपको लग रहा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया प्राइस फंड, इतने के हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, चलो हम एक काम करते, इस 1 लाख में से 72,072 हम इन्वेस्टमेंट कर देते। तो आपने इसमें से 72,000 कहाँ पे डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। इससे आप क्या बोलोगे, प्राइस
फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या रखा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से, है ना। तो इंटरेस्ट मिला तो इससे प्राइस फंड बढ़ गया आपका। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,200 से आपका प्राइस फंड इंक्रीज हो गया। इसके बाद क्या कहा, आपने प्राइस दिया है, प्राइस दिया है तो इससे लेस करना पड़ेगा, लेस प्राइस गिवन। कितने के प्राइस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 12,000 के प्राइस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 12,000 के प्राइस से आपका फंड लेस हो गया। और इसके बाद क्या कहा, आपको इस साल और डोनेशन मिल गया प्राइस फंड का, डोनेशन फॉर प्राइस फंड का 30,000 रुपए का डोनेशन इस बार और मिल गया है। तो इस साल आपका क्लोजिंग प्राइस फंड क्या हुआ, देखो 1,30,000, 1,37,000 में से 12 घटा दिए, 1,25,200 गया, 800 है ना, 1,00,200 प्लस होगा ना 200, 1,25,200 आपका प्राइस फंड शो हो रहा है इसका, 1,25,200। ये हो गया, बस इसको मेंशन कर दो। जैसे 11th में हमने केवल कैपिटल नेट प्रॉफिट इसकी कैलकुलेशन देखी, यहाँ पे हमें इस चीज की कैलकुलेशन हो गया। क्वेश्चन क्या लगा, बस ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है सारे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो उसको। क्या कहा क्वेश्चन ने, स्पोर्ट्स क्लब में कपिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूर्नामेंट का फंड देखो, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कपिल क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब। कपिल का एक स्पोर्ट्स क्लब है, ये क्या काम करवाता, मोस्टली टूर्नामेंट्स करवाता। तो इसको टूर्नामेंट का फंड मिला था 3 लाख, पिछला फंड था, तो 3 लाख का और फंड देख लेते। फंड कितने का, 3 लाख रुपए का आपका टूर्नामेंट फंड है। इसके बाद इस साल आपको और डोनेशन मिला, कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, है ना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितने का मिला, 60,000, 60,000 का और मिला फंड। इसके बाद अब आपने टूर्नामेंट करवाया तो ऑडियंस आई, टिकट्स खरीदी, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, है ना, तो ये भी आपकी इनकम का पार्ट हो गया, ऐड कर दो। रिसीट्स फॉर टूर्नामेंट टिकट कितने की रिसिप्ट थी, 30,000 की, 30,000 की रिसिप्ट। इसके बाद इस 3 लाख में से आपने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में कर दिया, एसेट्स आ गया, टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट करा। अब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों ही एसेट साइड से होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे बता दिया।
2,50,000। आप आपने जो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, इससे 18,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, जिससे आपका फंड और इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 18,000। ओवरऑल अब आपका फंड कितना हो गया था? 3,90,000, 4,08,000। कितना हो गया था आपका फंड? इसमें से आपने टूर्नामेंट करवाया है तो उसके एक्सपेंसेस हो गए 1,20,000 के। लेस हो जाएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,20,000। तो फाइनली अब आपका टूर्नामेंट फंड कितना बचा? 2,88,000 का ये आपका फंड बचा। और शो करना था इसको। हो जाएगा बेसिक चीज से ना? छोटा अभी इन्वेस्टमेंट वो अकाउंट बनाएंगे तो शायद बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा जब इसका फाइनेंशियल बनता था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को 2 बार करना। केस ए दे दिया है, केस बी दे दिया है ना? हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विराट स्पोर्ट्स क्लब। विराट स्पोर्ट्स क्लब के फाइनल अकाउंट में आपको इनको बताना है, शो करना है। क्रिकेट मैच फंड, ये क्लब है जो क्या कराता है? केवल क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज कराता है। इसके पास 1,60,000 का क्रिकेट फंड था ना? एक्सपेंसेस करवाए हुए इनके क्रिकेट मैच पे 3,50,000 के, ज्यादा एक्सपेंसेस हो चुके ना? टूर्नामेंट करवाया होगा इन्होंने, सेल ऑफ मैच टिकट्स करवाई है 1,40,000, ये ऐड हो जाएगा उसमें। और डोनेशन रिसीव हुआ इस साल 87,500 का। तीनों को प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, आ जाएगा फंड का। ठीक है। लेकिन केस बी, केस ए तो आपको क्या करना है? घर पे करना है, कर लोगे ना? इजी है। केस बी देखते बेटा। केस बी में आपके पास क्रिकेट मैच का फंड था 2,50,000 है ना? यहाँ पे केस बी लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्रिकेट मैच का फंड कितना था? 2,50,000। इसके बाद क्या कहा इसमें? एक्सपेंसेस हुए 4,50,000 के। अभी पहले इनकम को ऐड करते हैं, इसके बाद नीचे सेल ऑफ मैच टिकट, हमने मैच की टिकट सेल करी थे तो 1,50,000, 1,50,000 इससे रिसीव हुआ। और इस साल डोनेशन मिला कितने का? 40,000 का। इसका टोटल आ रहा 4,40,000, 4,40,000 ही हमारे पास टोटल फंड आ रहा था। लेकिन आपके पास एक्सपेंस कितना हो गया? 4,50,000। मतलब जितना फंड आया उससे ज्यादा हमारे पास एक्सपेंस हो गया।
4,50,000। तो इस बार फंड हमारा किसमें है? माइनस में है। ये एक्सपेंसेस एडिशनल है, यानी तो एडिशनल एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इट मीन इन एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, कौन से ईयर के हो सकता है? नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में हम कर देंगे ना। नेक्स्ट ईयर जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे उसमें इसको क्या बताओगे आप? डेबिट साइड बताओगे। डेबिट साइड? हाँ, क्योंकि इस साल का तो बन चुका है, होगा पूरा, है ना। हाँ, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आता है ना। अभी अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड होते हैं। तो इस साल तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे हम? इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर साइड बता देंगे 10,000 को। बस यहाँ पर इसमें एक चीज ये थी कि सर हमारा फंड कम था और एक्सपेंस ज्यादा हो गए, तो जो एडिशनल एक्सपेंसेस है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में। ठीक है, उतार लो बी नंबर का कैसे। क्वेश्चन नंबर 19। आप जिस सोफे पे बैठे हो, ये सोफा कितने का है? 30,000 का, है ना। मुझे लग रहा सोफा कम है तो मैंने और एडिशनल सोफे मंगवा लिया, फर्नीचर मंगवा लिया 20,000 का। अब मेरे पास सोफा कितने का हो गया? 30 का तो पहले था, और 20,000 का सोफा मैंने अब खरीद लिया। 50,000 रुपए के सोफे हो चुके। अब एक साल आप आराम से बैठे, कूदे, बैठे, पेन घुसाया, जो करा, खराब कर दिया होगा कुछ भी, बट अब मैं साल के एंडिंग में सोफे को बेचने गया, मार्केट में वैल्यू निकाली, उन्होंने आपने एक साल सोफे का यूज कर लिया है। ठीक है, तो यूज करने के कारण या टाइम स्पेंड हो जाने के कारण आपके वैल्यू इसमें से क्या करती है? उसने 10% कम करती है। इट मीन्स अब मार्केट में इसको बेचने जा रहा हूँ तो 45,000 में ही सेल हो रहा है, तो 5,000 मैंने क्या मान लिया? इस साल इन सोफे का चार्ज मान लिया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये क्या माना जाता है सर? खर्चा माना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम कहाँ से डेबिट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब इस साल का खर्चा मान के इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है, कई बार 2 नंबर में भी पूछ लेता है, तो दोनों हिसाब से देख लेते हैं। एक नंबर में आएगा तो आप इजीली कर दोगे, पीछे वर्ष लिखने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे बता दोगे 50 में 45 का। अब प्रेजेंट कैसे करें वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 30,000, फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 20,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ ईयर, है ना, 45,000 की, 45,000। हाउ मच डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन फर्नीचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या करना है? कैलकुलेशन, है ना, ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। हमने फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, इसके बाद क्या दे दिया? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ओपनिंग वैल्यू थी या बिगनिंग में 30,000, ऐड कर देते,
फर्नीचर परचेज परचेज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये लाइन भी बहुत कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि जिसने डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ा है लास्ट ईयर, तो उस पे लिखा ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान खरीदा आपने। अब वो कब खरीदा ये नहीं पता है, हो सकता है फरवरी में खरीदा, मार्च में खरीदा। अगर मार्च में खरीदा होता तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगता, फिर 9 मंथ आप 9/12 करते है ना। अब दौरान में कभी भी, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इसने फर्नीचर जनवरी में ही खरीदा होगा, ईयर की स्टार्टिंग में खरीदा होगा, इसलिए इस पे भी हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, ईयरली लगाएंगे, साल भर का लगाएंगे। ये तो हो गया ना टोटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, टोटल वैल्यू आ गई इसकी। इसमें से लेस कर देते, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। 50,000 का फर्नीचर साल भर यूज करने पे 43,000 45,000 का हुआ। इट मीन डिफरेंस अमाउंट 5,000, ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर है ना टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हो गया तो बस प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा हो, कर लो। कैलकुलेशन का एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो आपके पास दो फर्नीचर थे वापस, एक सोफा है, दो सोफे रखे सामने, ठीक है। इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1,20,000 के दो सोफे थे, दोनों ही की कॉस्ट इक्वल थी एक तरीके से। 60,000 का ये सोफा है और 60,000 का ये वाला सोफा दो। इसके बाद इसमें क्या कहा, हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड 50,000 एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब साल खत्म होने के एंडिंग पे इसका आधा सोफा आपने 50,000 का सेल कर दिया, लेकिन साल भर यूज भी तो हुआ फर्नीचर, तो इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर भी 10%। तो 60,000 का आधा सोफा था, ये तो 6,000 है ना, डेप्रिसिएट हो गया, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 10% है ना, ठीक है 10%, 54,000 इसकी बुक वैल्यू हुई है, और इसकी भी कितनी हुई है 54,000। 54,000 के दोनों सोफे बचे। अब इस दो में से आपने एक सोफे को आधे मतलब हाफ है ना, आधे सोफे को आपने सोल्ड कर दिया है कितने में, 50,000 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 54,000 हमारे सबसे सोफे की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन बिका 50 में, मतलब 4,000 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस ऑन फर्नीचर। और 54,000 का फर्नीचर जो बचा है, इसे कहाँ पे बताएंगे हम, बैलेंस शीट में। इट इज बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना बताएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन टोटल 12,000 बताएंगे।
क्योंकि दोनों ही सोफे साल भर यूज हुए ना, दोनों का एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड होगा। ये डेबिट साइड हो जाएगा। क्लियर है? और इस लॉस को कहां पर बताएंगे अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बता सकते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस बता देंगे सोफे का कहां पर? बैलेंस शीट में। एक तो ये बताएंगे डेबिट करेंगे, और एक 4000 को भी आप डेबिट कर देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या हो जाएगा? लॉस। और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में 54,000 बताएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट असेट साइड। ये हो जाएगा क्वेश्चन ना। अब बैलेंस शीट बता के आप बाई साइड एसेट साइड एक छोटा सा बना दो नोट, ठीक है, चल जाएगा। और इसको भी आप क्या बताओगे? इसको आप ऐसा प्रेजेंट कर देना, 1.5 बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 60,000 लेस कर दो डेप्रिसिएशन 10%, 6,000 का। तो आप क्या बोलोगे? बुक वैल्यू एट द ईयर एंडेड 54,000 लेस कर दो सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर 50,000। तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 क्या बताओगे? लॉस ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद क्या? एक बैलेंस शीट बना के इसको शो कर दो, दोनों हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कि करूंगा बेटा? कर लेना एक बार। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 था। इसको नोट करना तो नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। 20 के बाद अब आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत इजी हो जाएगी। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बहुत इजी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जबकि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के आते हैं ना। ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अभी तक 20 तक जो आपने क्वेश्चन करे थे, ये केवल आपको कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर या 1 नंबर में आएंगे। ये वर्किंग नोट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपको जो कल थ्योरी दे रखी है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ पे थ्योरी सेंड करी थी, वो थ्योरी में से आप रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट पढ़ के आना, और कल बिजनेस स्टडी लेके आना। तो चैप्टर फर्स्ट चालू करेंगे उसका। बस ये छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लेना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर को इंक्लूड हुए यहाँ पर अभी कितने साल हुए? 2 साल हो चुके हैं। इसके पहले, हाँ, इसके पहले कंसाइनमेंट अकाउंट था एनपी बोर्ड में, ठीक है। अब उसको हटा के एनपीओ कर दिया। एनपीओ 11th में भी था, 12th में भी है, और फर्स्ट ईयर में भी आएगा आपको, एमकॉम में भी आएगा, सीए में भी आएगा, सीएस में भी आएगा। मतलब हर जगह एनपीओ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है अपने आप में। बीए में भी है। क्या? बीए बीए नहीं, बीबीए करोगे तो आ सकता है। बीए नहीं, बीए तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देता है ना। इस साल, दोनों साल इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा। ठीक है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट भी पूछ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है एग्जाम में। आप कॉलेज में जाओगे तो मैक्सिमम मार्क्स कवर करेगा ये चैप्टर। ठीक है बेटा, बाकी अब कल देखते हैं ना।